हेलो फ्रेंड्स, टीम समरहिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं सॉरी करना चाहूँगा क्योंकि इधर कुछ दिनों से विलम्ब हो रहा है क्लास आने में, और इसका कारण भी है कि मेरी तबीयत कुछ नासाज है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए क्लास आता रहे। तो आज के क्लास में हम लोग जुलाई 2019 के सीटेट प्रश्न पत्र में सीडीपी सेक्शन को देखेंगे। सीडीपी सेक्शन में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और अच्छे से समझेंगे, और साथ ही देखेंगे कि सीटेट के प्रश्न पत्र कैसे होते हैं, उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और हमारी समझ में आ सके कि किस प्रकार से हमें अपनी तैयारी को देखना है। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना है कि सिलेबस के अंतर्गत जितने चैप्टर्स हैं तो उन चैप्टर्स के अंतर्गत कितने कितने सवाल पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास की ओर बढ़ने से पहले प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। ये जो है जुलाई 2019 का प्रश्न पत्र है, यहाँ आप देख सकते हैं जुलाई 2019 पेपर फर्स्ट है ना, और इसका जो कोड है वो है पी। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न पत्र की ओर, और पहला जो हमारा सेक्शन होगा सीडीपी, आज हम लोग उसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो सीडीपी का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, इसमें से 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, आप लोगों ने सोच लिया होगा तो मैं इसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू करता हूँ। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहला ऑप्शन है कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। और तीसरा ऑप्शन है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है वह जीन पियाजे का कथन है ना। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ देखेंगे कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं। तो जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं वे ज्ञान के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, है ना। तो ये पियाजे का कथन है। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वे किनके कथन हैं, तो चलिए इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। दूसरा कथन कहता है प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। तो देखिए कि दूसरों का अवलोकन करना, तो यह वाइगोत्स्की का कथन है ना। तो ये वाइगोत्स्की का कथन हो गया। तीसरा कथन उद्दीपन अनुक्रिया वाला है। तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने, है ना। चौथा ऑप्शन कहता है पुरस्कार एवं दंड। तो पुरस्कार एवं दंड किसका है, तो कोहल वर्ग का है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यदि आप लोगों को सारे फैक्ट्स मालूम हैं तो आप लोग बिल्कुल सटीक और सही जवाब दोगे, है ना। तो इसलिए आप लोगों को डिटेल क्लास देखना चाहिए। यदि आप लोगों ने हमारा डिटेल क्लास अभी तक नहीं देखा है ना, तो पहले आप लोग डिटेल क्लास को देखें, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा, जल्दी से आंसर दें। तो आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। चलिए इस पर डिस्कशन किया जाए। सवाल है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं। बिल्कुल सही है। फिर भी चालक विकास का क्रम पूछा जा रहा है, किससे किस ओर होता है। शीर्षगामी से अधोगामी, अधोगामी से शीर्षगामी, अपरिष्कृत अर्थात स्थूल चालक विकास से परिष्कृत अर्थात सूक्ष्म चालक विकास की ओर, और चौथा है परिष्कृत से अपरिष्कृत की ओर। तो हमारा तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन ही सही है। अपरिष्कृत अर्थात स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकास का क्रम रहता है। ठीक है, इधर अंग्रेजी में देखेंगे ऑप्शन ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट टू फाइन मोटर डेवलपमेंट, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शरीर का जो सबसे पहला विकास होता है तो शरीर के स्थूल अंगों का सबसे विकास पहले होता है, सूक्ष्म
विकास जो है वो बाद में होता है। तो इसीलिए विकास का क्रम किससे किस ओर होगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होगा। क्लियर। चलिए तीसरा सवाल आपके सामने ये रहा। तो यह भी बहुत ही आसान सा सवाल, आप लोगों को देखते के साथ आंसर पता चल गया होगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सीटेट का तो एग्ज़ाम इस बार हम निकाल ही लेंगे, इतना आसान सवाल अगर रहा तो दोस्तों देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जिन लोगों ने स्टडी की हुई है, अच्छे से डिटेल एनालिसिस किया हुआ है, उनके लिए प्रश्न आसान ही लगते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ हार्डनेस नहीं होती है। तो आप लोगों को समझते चलना है, ठीक है, कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तीसरा हमारा प्रश्न काफ़ी आसान सा सवाल है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, अर्थात वयस्क अवस्था से ठीक पहले की अवस्था, तो किशोरावस्था है ना, एडोलेसेंस एज, उसके बाद एडल्टहुड एज, तो ए टू ए, ठीक है, किशोरावस्था के बाद वयस्क अवस्था होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चौथा सवाल आपके सामने रहा ये, तो यह भी बहुत ही आसान सा सवाल। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह दवाई उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो देखिए, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाएं दी है ना, और इस कथन से यह परिलक्षित हो रहा है कि बच्चा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की ओर सजेस्ट कर रहा है ना, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन उसका जो है अवस्था चल रहा है। बच्चे के कथन से यह परिलक्षित हो रहा है कि वह यह समझता है कि किसी चीज़ की चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना। हालांकि आगे के स्तर पर अगर ये रहता, बच्चे के अलावा कोई दूसरा अगर रहता, तो यहाँ पे ऑप्शन बदल जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे दवाई जो है वह उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन बच्चे के दृष्टिकोण में यह गलत है। तो क्यों गलत है? क्योंकि वह अभी दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास की अवस्था के अंतर्गत है। बढ़ते हैं पांचवें सवाल की ओर। पांचवा सवाल आपके सामने ये रहा, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो यह बहुत ही आसान सा सवाल। वैसे संवाद जो बच्चे खुद से करते हैं तो उन्हें लेव वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच, याद रखेंगे इसको, प्राइवेट स्पीच कहते हैं वाइगोत्स्की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। छठा सवाल आपके सामने ये रहा। तो यह प्रश्न भी देखते के साथ आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना, यह जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है ना। क्योंकि देखिए, समाज में कुछ ऐसा पैटर्न चल गया है कि लड़कियों के लिए ये खिलौने हैं, लड़कियों के लिए गुड्डे गुड़ियाँ हैं, लड़कियों के लिए पहनावे की जो वस्तुएं हैं, साड़ी है ना, लड़कियां जींस नहीं पहन सकती, शर्ट नहीं पहन सकती, तो एक क्राइटेरिया बना दिया गया है। तो ये क्राइटेरिया क्या है? यह जेंडर रूढ़िवादिता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सातवां सवाल आपके सामने ये रहा। तो यह भी एक आसान सा ही सवाल है। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, तो हमें एज ए टीचर क्या करना चाहिए? तो देखिए, चौथा ऑप्शन जो है ये इसमें सही है कि उनके अनुभव को शामिल करके उनका संचय करना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे आपके क्लास में आते हैं तो वे अपने साथ कुछ न कुछ अनुभव लेकर के आते हैं। 6 साल की अवस्था में वे प्रारंभिक कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो 6 साल तक उन्होंने अपने परिवेश से, अपने वातावरण से, अपने परिवार से, समाज से, अपने मित्र मंडली से अंतःक्रिया की है और कुछ ना कुछ तो गेन किया ही है ना। उनके पास जो अनुभव है, तो एज ए टीचर हमें उन्हें शामिल करके उनका संचय करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बच्चे आपसे जुड़ेंगे, और बच्चों को शिक्षक से जुड़ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तभी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया अच्छे से संचालित होगी, प्रभावी रूप से संचालित होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने 8वां सवाल ये रहा।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस प्रश्न का भी आंसर पता चल गया होगा। सवाल बहुत ही आसान सा है कि एक शिक्षक को चाहिए कि और ऑप्शंस हैं वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें। देखिए, बच्चों के बीच आप तुलना करेंगे तो ये गलत होगा। तुलना को बिल्कुल न्यूनतम रखना है, कभी कभी ही तुलना करनी है। बात बात पे तुलना करना ये बच्चों में हीन भावना घर कर देता है। दूसरा है कि वह विशेष संस्कृति और समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, ये भी गलत है। आप किसी पार्टिकुलर रिलीजन को या समुदाय को, कम्युनिटी के बच्चों को बढ़ावा नहीं दे सकते। ध्यान से आप देखिएगा ना, तो यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा के ऊपर आधारित है ना। समावेशी शिक्षा क्या कहता है? समावेशी शिक्षा कहता है कि हमें सभी संस्कृतियों का सम्मान करना है और उन्हें समान महत्व देना है। ये नहीं कि किसी को ज़्यादा देना है, किसी को कम देना है। तो इस अनुसार से हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह संप्रेषित करना चाहिए कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं एवं महत्व देती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपके सामने ये रहा। तो यह सवाल भी आप लोगों को बहुत ही आसान लगा होगा। RTE एक्ट 2009 किसकी वकालत करता है? तो समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। बिल्कुल 1 सेकंड में आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा। तो कुछ प्रश्न बहुत ही इजी होते हैं सीटेट में, आप लोग देखें। बिल्कुल आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपनी तैयारी करते चलें। 10वां सवाल आपके सामने ये रहा। तो यह सवाल भी बहुत ही आसान है। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो देखिए, यह भी समावेशी शिक्षा से ही जुड़ा हुआ सवाल है। तो आप देखेंगे समावेशी शिक्षा से लगातार 8, 9, 10 तीनों प्रश्न समावेशी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो समावेशी शिक्षा का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर हमारा डिटेल क्लास भी आया हुआ है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, और यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग समावेशी शिक्षा वाला क्लास ज़रूर देखें। दोस्तों, साथ ही मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं, यदि आप लोग इसके आंसर को PDF फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको करना होगा क्या? आपको केवल अपना नाम और सिटी लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ेंगे और उसमें समय समय पर PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आपको लाभ होगा। और आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो PDF नोट्स आप लोगों को प्रदान किए जाएंगे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। चले बढ़ते हैं 11वें सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये। तो इस सवाल को देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये हार्ड सवाल है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए मिलान करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार का ये सवाल है। देखिए, दोनों स्तंभों को मिलाना है ना, बच्चों के विशेषताओं के साथ मिलाना है। प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं? तो प्रतिभाशाली बच्चे शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता वाले होते हैं, है ना। पहला का ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा D हो जाएगा। दूसरा है अधिगम अशक्तता। तो जिनमें अधिगम अशक्तता होगी वे धारा प्रवाह पढ़ने में क्या होंगे? अयोग्य होंगे, है ना। तो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, ये अधिगम अशक्तता की पहचान हो गई। सृजनात्मक बच्चे क्या होंगे? वे मूल समाधानों के बारे में सोच सकते हैं, है ना। चौथा है कि अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। तो ये बच्चे जो हैं वो आसानी से विचलित होने वाले बच्चे होते हैं। इनका ध्यान कक्षा में ज़्यादा नहीं लगता है। अब देखिए कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, है ना। तो 1 का D, 2 का A, 3 का B, 4 का C। तो इस अनुसार से हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं 12वें सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये। तो यह भी बहुत ही आसान सा सवाल आप लोगों को लग रहा होगा कि वाह कितने आसान से सवाल हैं, और आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा होगा कि इस तरह के सवाल आएँ तो ज़रूर हम भी बीट कर सकते हैं, और आप लोग भी बिल्कुल निश्चित रूप से सफल होंगे। मेरी यह कामना है आप लोगों के लिए। देखिए, आप लोगों को बिल्कुल सटीक रूप से तैयारी करते चलना है।
है ना। अभी लॉकडाउन के कारण सीटेट जो जुलाई में होना था वो हो सकता है दिसंबर में हो या नवंबर में हो, लेकिन आप लोगों को अपनी तैयारी रोकनी नहीं है, कंटिन्यू करते रहना है और प्रैक्टिस सेट लगातार बनाते रहना है। तो चलिए 12वें सवाल की ओर देखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। कब सीखते हैं? जब उन्हें विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने दिया जाता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है ना। बच्चे प्रभावी रूप से तभी सीखेंगे जब उन्हें हम विभिन्न गतिविधियों में शामिल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं 13वें सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये। तो यह प्रश्न तो और भी इजी है। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए तो कोई एक्सप्लेनेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है। चौथा सवाल भी आपके सामने ये रहा। तो यह सवाल भी देखिए कि इतना आसान है। कहता है कि निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो सार्थक अधिगम घटित होने वाली कौन सी प्रक्रिया नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन सही है, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, है ना। रटंत प्रणाली से मुक्त होना चाहिए और यहाँ पे रटंत प्रणाली की बात की जा रही है तो ये नहीं होगा। रटंत प्रणाली जो है वह सार्थक अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। चलिए देखते हैं 15वें सवाल को। आपके सामने रहा ये। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। और यही ऑप्शन तो सही है ना। क्योंकि जब शिक्षक विद्यार्थियों के ऊपर अपना विश्वास दिखाते हैं तो बच्चे भी शिक्षक की ओर जुड़ते हैं, है ना। बच्चे और शिक्षक के बीच में जो अनावश्यक दूरियां होती हैं वो कम होता है और बच्चे इससे क्या होता है, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो हमारा 15 का पहला ऑप्शन सही है। आगे के ऑप्शंस जो हैं निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। बच्चों का उत्साह भंग हो जाता तथा वे दबाव में आ जाते हैं। ऐसा भी नहीं होता। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते। ये तो बिल्कुल गलत है। चलिए बढ़ते हैं 16वें सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये। बच्चों की गलतियां प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं? जी नहीं, बच्चों की गलतियां उनकी लापरवाही को प्रदर्शित नहीं करती हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। ये बिल्कुल सही सटीक है, क्योंकि गलतियां जो होती हैं वह लर्निंग प्रोसेस का ही एक पार्ट है और यह पता चलता है इससे कि बच्चे के जो लर्निंग प्रोसेस में कहाँ पे कमजोरी है ना, कहाँ पे उन्हें समझ में नहीं आ रही चीज़ें। तो यही तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सटीक है और यही सही ऑप्शन है। चलिए 17वें सवाल की ओर आते हैं। मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए या वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, क्योंकि इवेल्युएशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, है ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग है मूल्यांकन। और मूल्यांकन वाले चैप्टर में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था इसके बारे में, मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं वगैरह वगैरह। तो उसमें हम लोगों ने यह जाना था कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। तो मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग होना चाहिए, जिससे पता चले कि बच्चों का जो लर्निंग लेवल है वो कहाँ तक इवॉल्व हुआ है ना। चलिए 18वां सवाल आपके सामने ये है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? तो संरचनात्मक दृष्टिकोण कहता है कि अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम एक सक्रिय है। सक्रिय का मतलब एक्टिव और सामाजिक प्रक्रिया है। तो सामाजिक प्रक्रिया यानी कि सोशल प्रोसेस के द्वारा अधिगम आता है। जब बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो वे स्वयं अधिगम ग्रहण करते हैं, है ना। तो 18वां सवाल का आंसर हो गया। बढ़ते हैं 19वें सवाल की ओर। आपके सामने ये रहा। इस सवाल का क्या जवाब होगा? नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं।
तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। अब यह जो कथन हुआ इसके अनुसार का सिद्धांत क्या है? पहला है कि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। दूसरा है संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। तीसरा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। छोटा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। तो अब सवाल के कथन को देखिए कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं, अर्थात बच्चों में संज्ञान आया कि वे अच्छे नहीं हैं और संज्ञान आने के बाद उनके अंदर एक संवेग उत्पन्न हो गया और वे क्या करेंगे कि बिना प्रयास के ही कार्य को छोड़ देंगे कि मुझसे होगा ही नहीं तो मैं करूँगा क्यों। तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सटीक है कि संज्ञान एवं संवेग अलग अलग नहीं हैं, वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक्ड अप हैं। देखते हैं 20वें सवाल को। 20वां सवाल आपके सामने ये रहा। उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। चलिए इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती हैं? पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख करके। दूसरा है पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। तीसरा है पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल दे करके। और चौथा है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो ये चौथा ऑप्शन ही बिल्कुल सटीक है, क्योंकि देखिए बच्चों को आप समस्या का समाधान करने के लिए पहले उन्हें क्या कहेंगे? पहले उन्हें सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। जो उनके मन में क्या चल रहा है ना, पहले उनके मन को पढ़ना पड़ेगा, है ना। रीड द माइंड ऑफ द चिल्ड्रेन। सबसे पहले बच्चों के दिमाग को पढ़ना चाहिए और इसके लिए उनसे एक्सप्रेस करवाना होगा, अभिव्यक्त करवाना होगा कि वे किसी समस्या के बारे में क्या सोच रहे हैं और फिर बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। उस समस्या का समाधान अनेक प्रकार से हो सकता है। किसी भी समस्या का समाधान जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो उन बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। तो हमारा जो 20वां सवाल है और 20वां सवाल का यही सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं 21वें सवाल की ओर। आपके सामने ये रहा। उम्मीद है कि आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा। इस सवाल का भी डिस्कशन कर लिया जाए। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल है ना, ऑन इनिशिएटिव और प्रयास एफर्ट्स, तो ऐसी विधि को अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, लर्नर सेंटर्ड मेथड कहते हैं, क्योंकि इसके सेंटर में कौन है? लर्नर है। लर्नर स्वयं से प्रयास कर रहा है, सीखने वाला जो है वह स्वयं से प्रयास कर रहा है, उसका खुद का पहल है, इसीलिए इस विधि को अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कहेंगे। चलिए 22वां सवाल आपके सामने ये रहा। बुद्धि के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन देखिए कि बुद्धि जो है वो अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता। अभिसारी रूप कहने का मतलब क्या हुआ? अभिसारी का मतलब होता है एक ही बिंदु पर फोकसित होना, ठीक है। एक बिंदु है, इसके ऊपर फोकसित हो जाना। लेकिन बुद्धि जो है वह अपसारी चिंतन के लिए है, बुद्धि का व्यापक रूप है ना, बुद्धि का क्षेत्र व्यापक होता है। तो अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता ये गलत हो जाएगा। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। तो इसमें भी थोड़ी सी सच्चाई दिख रही है, लेकिन आगे के ऑप्शंस को देख लेते हैं। देखिए सीटेट के प्रश्न में ऐसा होता है ना कि जो सबसे सटीक हो, जो सबसे उपयुक्त हो, हमें उसे ढूंढना है ना। हो सकता है कि चारों ऑप्शन अपनी अपनी जगह पर कुछ ना कुछ हद तक सही हों, लेकिन उनमें से एक ऑप्शन होगा जो अन्य तीनों पर भारी पड़ेगा और हमें उसी ऑप्शन को ढूंढना है। तीसरा कहता है कि बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती हैं। तो देखिए बुद्धि आनुवांशिक विशेषक तो है ना, इसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती हैं, लेकिन क्या केवल आनुवांशिक विशेषक है? नहीं,
चौथा ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं, और ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप लोगों को याद होगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने, और हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार ये चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं 23वें सवाल को। आपके सामने ये रहा। इस सवाल को देखकर को आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान सा सवाल। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? तो परिवार, बिल्कुल ही आसान सा सवाल। परिवार प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है ना। समाजीकरण के दो माध्यम होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में बच्चे सबसे नज़दीक, सबसे ज़्यादा अटैच्ड जिनसे होते हैं वो प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आता है, और जो बाद में अटैच्ड होते हैं बच्चे, गौण रूप से अटैच्ड होते हैं बच्चे, तो वो द्वितीयक समाजीकरण की श्रेणी का आता है। तो परिवार जो है वो प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। चलिए 24वें सवाल को देखिए। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो क्या जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे जो सोचते हैं वो वयस्कों से उनकी सोच निम्न होती है? नहीं, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ऐसा भी नहीं है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। अब देखिए, मात्रात्मक रूप और गुणात्मक रूप, इन दोनों को समझिए। मात्रात्मक का मतलब होता है क्वांटिटी, है ना। जैसे कि 5 रुपया, 10 रुपया, ये हो गया मात्रा, ठीक है। और गुणात्मक, अच्छा बुरा, ये गुणात्मक हुआ, ठीक है, गुण के आधार पर और मात्रा के आधार पर। तो बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, एक वयस्क और एक बच्चा है। हो सकता है कि किसी एक बिंदु के ऊपर वयस्क के दिमाग में 10 आइडिया आ जाए, बच्चे के दिमाग में 2 ही आइडिया है, तो मात्रात्मक रूप में बच्चों से भिन्न होती है ना। तो ये कथन भी गलत है। चौथा ऑप्शन है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ये सही है कि बच्चे एक खास बिंदु पर जो सोच रहे हैं और उसी खास बिंदु पर वयस्क भी सोच रहे हैं, तो वयस्क के दिमाग में जो आइडिया आ रहा है और बच्चों के दिमाग में जो आइडिया आ रहा है, उन दोनों के गुणों में डिफरेंस हो सकता है ना। ऊपर था मात्रात्मक, मात्रात्मक रूप में भिन्न होती है, तो मात्रात्मक रूप में भिन्न ज़्यादा नहीं होती है ना। वयस्क और बच्चे दोनों उस पर सोच सकते हैं, किसी भी सवाल के ऊपर वे अपना अलग अलग आइडिया दे सकते हैं, लेकिन गुणात्मक रूप में बच्चों से भिन्न हो जाती है, ठीक है। बच्चों की जो सोच होती है वह गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25वां सवाल आपके सामने ये रहा, जेंडर। तो जेंडर क्या है? तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। जेंडर यानी कि जेंडर का मतलब क्या होता है? हमारे समाज में जेंडर 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग और एक ट्रांसजेंडर होते हैं। तो ये जो समाज के द्वारा बनाई गई संरचना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 26वां सवाल आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो ये विकास के व्यापक आयाम की बात यहाँ पे आ गई, और डिटेल क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था विकास के आयाम कौन कौन से होते हैं। तो इसमें देखिए, पहला ऑप्शन सही है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये विकास के मुख्य आयाम हैं। चलिए 27वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 27वां सवाल आपके सामने ये रहा, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें पहला कथन है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। ये सही ऑप्शन है। बाकी के ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन तो सही है, बच्चों को सीखने के लिए भी प्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा, केवल आनुवांशिकता आ गया, तो क्या केवल आनुवांशिकता के द्वारा ही पूर्ण निर्धारित होती है? नहीं, उसमें वातावरण का भी योगदान होता है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही उनकी अधिगम क्षमता जो है वो निर्धारित होती है, बहुत मायने में नहीं भी होती है। चौथा है कि बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। ये भी
सभी जगह सही नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है, यही सही है ना। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं 28वें सवाल की ओर। आपके सामने रहा ये, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है, छोटे वयस्क में नहीं, निष्क्रिय अनुकारक के रूप में तो बिल्कुल नहीं, खाली स्लेट के रूप में भी नहीं, सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 29वां सवाल आपके सामने ये रहा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। तो वाइगोत्स्की की जैसे ही बात आती है तो आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग जब परीक्षा हॉल में जाइएगा तो प्रश्न पत्र के रफ पेज के ऊपर लिख लीजिएगा पिकोवा बटे सनेशा, है ना, हिंदी में। और अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, पी के भी बाई, अब देखिए पी से हो गया प्याजे, के से कोहलबर्ग और भी से वाइगोत्स्की, है ना। और इनके जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार से चलना है तो इसका होगा पिको पियाजे का कॉग्निटिव, है ना। तो कॉग्निटिव यानी कि सीओ से कॉग्निटिव हो जाएगा संज्ञानात्मक। और कोहलबर्ग का था क्या, कोहलबर्ग का नैतिक यानी कि मोरल, तो मो या मो कर देंगे, मोरल हो जाएगा मो से। और वाइगोत्स्की का क्या था, सोशल, है ना, एसोसो। तो पी के भी बाई कोमोशो, शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे कोमोशो। तो इससे हो जाएगा पियाजे का कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक, कोहलबर्ग का मोरल यानी कि नैतिक, और वाइगोत्स्की का सोशल यानी कि सामाजिक। तो इस प्रकार से हम लोग इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं। और जब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बात आ रही है तो यह एक सामाजिक गतिविधि है। क्या है, सामाजिक गतिविधि है। बढ़ते हैं 30वें सवाल की ओर। आखिरी सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था, यहाँ पे देखिए सवाल है कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आप लोगों को पियाजे के जो उन्होंने जो अवस्थाएं दी थी, विकास की अवस्थाएं, कुल 4 अवस्थाएं दी गई थी, है ना। तो 4 अवस्थाओं में से पूर्व क्रियात्मक अवस्था दूसरे स्टेज की अवस्था है ना। और दूसरा स्टेज 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए है। और इस अवस्था के बच्चे जो होते हैं उनके विचारों की अनुत्कर्मणीयता, ये उनकी विशेषता होती है। विचारों की अनुत्कर्मणीयता का मतलब होता है कि उनके जो विचार होते हैं वे अपरिवर्तनीय होते हैं। अपरिवर्तनीय का मतलब उनमें परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा किसी चीज़ के बारे में अपना एक थॉट बना लेता है ना, तो उसके बारे में वो डिफिनिट रहता है, फिर उसके विचार बदलते नहीं हैं। बाद की अवस्थाओं में बदल सकते हैं लेकिन उस अवस्था में बदलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यह एक इसकी विशेषता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें वीडियो को। और मैंने जैसा कि शुरू में कहा था, यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम और अपना सिटी लेकर के हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ेंगे। साथ ही साथ उसमें समय समय पर PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।